नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अनिल 11 में। आज हम बात करेंगे एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के बारे में। अक्सर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट को समस्या होती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट है और कहीं भी एक ऐसा सोर्स नहीं है जो एक सोर्स से हम पूरे फैक्ट समझ सके। वीडियो 2-3 पार्ट में आएगी, लेकिन इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक प्रश्न का हल कर पाएंगे। संविधान सभा को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझें कि असल में संविधान सभा का विचार कहां से आया। संविधान सभा एक दिन में आने वाला कोई विचार नहीं है। इसका विचार समय के साथ धीरे धीरे डेवलप हुआ। देखो, सबसे पहले सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। ये प्रथम बार था जब किसी ने स्वशासन से संबंधित या स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की। संविधान सभा जैसा कोई शब्द नहीं, स्वराज के बारे में कहा। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्पष्ट किया कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य होगा वो भारतीयों द्वारा तय किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि संविधान केवल भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक संविधान सभा जैसा शब्द नहीं प्रयोग में लिया गया। इसके बाद में प्रथम बार संविधान सभा की औपचारिक जो मांग है वो सन 1934 में एक व्यक्ति थे, एम.एन. रॉय साहब, मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी। पहली बार संविधान सभा की एक औपचारिक स्पष्ट मांग रखी गई और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा उठाया गया विचार था। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग रखने के बाद में 1935 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो स्पष्ट कहते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ये कांग्रेस द्वारा प्रथम बार संविधान सभा की स्पष्ट मांग थी और उन्होंने 1935 का जो एक्ट था उसको थोपा गया कानून कहा और उसको खारिज कर दिया। इसके बाद में बारी आती है 1938 की। 1938 में होता यह है कि 1938 में हरिपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। हमें पता है हरिपुर अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में हुआ था। नेहरू इसमें घोषणा करते हैं कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा। इनका मतलब था कि जो भारत का जो संविधान होगा वो केवल भारतीयों द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर इनके 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या क्या थे? एक तो ये था कि संप्रभुत्व, मतलब कि भारत का जो संविधान बनेगा वो आजादी मिलने के बाद बनेगा, यानी कि हम पहले आजादी लेंगे फिर हम संविधान बनाएंगे। दूसरा इनका महत्वपूर्ण था कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, मतलब कि वो डोमिनियन स्टेटस जो बात थी जो पहले 1928 के पहले कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस दे दो हमें, वो उन्होंने खारिज किया कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। तीसरा था कि लोकतंत्र के आधार पर बनेगा, मतलब कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाए और उसके द्वारा ही संविधान बनाया जाए। इसने मांग के सभी पहलुओं को स्पष्ट कर दिया, संप्रभुता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र। 1939 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और इंग्लैंड विवश हो गया था भारतीयों के सहयोग के लिए। ब्रिटेन को चाहिए था कि वो भारतीय सेना का सहयोग, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने इतने दिनों से चली आ रही संविधान सभा की मांग को अंततः स्वीकार कर लिया और एक प्रस्ताव पारित किया, अगस्त प्रस्ताव। क्योंकि 8 अगस्त को जारी हुआ इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें साफ साफ सैद्धांतिक रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया। उस समय भारत के जो वॉइस रहे थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ब्रिटेन ने इसे स्वीकार कर लिया संविधान सभा की मांग को, परंतु भारत इसे स्वीकार करने के मूड में था नहीं। कारण यह है कि प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि रक्षा और विदेश जो मामले हैं वो रहने वाले थे ब्रिटेन के पास में, ब्रिटिश सरकार के पास में, और बाकी के मामले भारतीयों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार के पास आते।
और भारतीय 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद से 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग को तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया। उनका सिंपल फंडा था कि वो चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, पूर्ण स्वराज पर उनका जोर था, वो डोमिनेंट स्टेटस चाहते ही नहीं थे। अब हम समझते हैं एक शॉर्ट में कि असल में ये संविधान सभा की जो मांग थी वो किस प्रकार से कार्य की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक अवधारणा प्रस्तुत की जाती है स्वराज की। उसके बाद में 1922 के असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी एक नैतिक मांग करते हैं, संविधान सभा से संबंधित। संविधान सभा की मांग नहीं करते, इससे संबंधित कोई मांग करते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी इस तरह की कोई बात की जाती है। उसके बाद में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग की जाती है वो 1934 में की जाती है एम एन रॉय द्वारा। 1935 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग कांग्रेस द्वारा उठाई जाती है। 1938 में स्पष्ट घोषणा करते हैं नेहरू जी कि पूर्ण स्वतंत्रता के बाद में वैध मताधिकार पर आधारित एक संविधान सभा ही भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1939 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है उसके कारण ब्रिटेन मजबूर हो जाता है और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लेता है। हालांकि इसको भारतीय जो नेता थे या कहे कांग्रेस इसे खारिज कर देती है। 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव विफल हुआ, उसके बाद में क्योंकि ब्रिटेन को भारतीयों का सहयोग चाहिए था, वो डेस्परेट थे भारतीयों के सहयोग के लिए, इसलिए उन्होंने एक और प्रस्ताव भारत की तरफ भेजा, वो था क्रिप्स मिशन 1942। इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इनका वादा ये था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, युद्ध समाप्ति के बाद में। इससे कांग्रेस को आपत्ति ये थी कि युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। दूसरा उनका था कि डोमिनेंट स्टेटस हमें नहीं चाहिए, ये पुरानी बात हो गई, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसे एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, अर्थात एक ऐसा चेक जिसमें आगे की तारीख लिखी हुई है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि आज जो दिनांक है उसके 20 दिन अगली तारीख उसमें लिखी हुई है, उसका कोई सेंस नहीं। तो गांधी जी ने किसे एक पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी, तो वो संज्ञा दी इन्होंने क्रिप्स मिशन को। इसके बाद में हम ये देखें कि मुस्लिम लीग को भी इससे आपत्ति थी। आपत्ति इसलिए थी क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और क्रिप्स मिशन में कहीं भी अलग पाकिस्तान से संबंधित कोई बात नहीं की गई थी, तो मुस्लिम लीग इसके खिलाफ थी। तो इसका परिणाम ये होता है कि ये मिशन पूरी तरह से विफल हो जाता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। क्रिप्स मिशन जब पूरी तरह से विफल हो गया, उसके बाद में कई सारे परिवर्तन होते हैं। ब्रिटेन को भारत की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है, ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार भी जाता है। उसके बाद में वहां पे सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आती है, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका सिंपल मूड था कि वो भारत को आजाद कर देना चाहते थे। उनका सिंपल था कि ठीक है भारत को आजाद करो। तो वो एक मिशन भेजते हैं भारत में, कैबिनेट मिशन। 3 लोग इसमें होते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये स्टेफर्ड क्रिप्स वही थे जो 1942 में क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता करते हुए आए थे और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और परिणाम ये हुआ कि मिशन ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आंशिक रूप से प्रारंभ में तो स्वीकार कर लिया और उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार तो किया जाएगा, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कैसी होगी वो संविधान सभा, कितने मेंबर होंगे, कहां कहां से लिए जाएंगे, क्या देसी रियासतों से लिए जाएंगे या सिर्फ ब्रिटिश भारत से लिए जाएंगे और क्या आधार होगा उनको लेने का, इसके बारे में हम समझते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट किया कि 389 मेंबर संविधान सभा में होंगे, क्योंकि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, इस प्रकार से ये मेंबर्स होने वाले थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था और 389 को 2 टुकड़ों में तोड़ा। ब्रिटिश भारत जहां ब्रिटेन स्पष्ट रूप से शासन कर रही थी, प्रत्यक्ष जहां उनका शासन था, वहां से 296 मेंबर्स आने वाले थे और देसी रियासतें थी वहां से 93 मेंबर्स आने वाले थे। ब्रिटिश भारत से 296, उनमें से भी 4
तो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से। उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से आने थे 292 और 4 थे चीफ कमिश्नरी से। चीफ कमिश्नरी कौन कौन से? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। हम इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं, ए बी सी और डी। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, एबीसीडी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रियासतें में चुनाव वाला कोई सिस्टम नहीं था। रियासतें अपने हिसाब से, वहां के जो राजा थे वो अपने हिसाब से प्रतिनिधि संविधान सभा में भेज सकते थे। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित थी संविधान सभा? तो नहीं, उस समय वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। 1946 में, जुलाई 1946 में चुनाव के परिणाम आते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए। और 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, क्योंकि 93 जो सीटें हैं जो देशी रियासतों वाली, वो तो मनोनीत करके भेजेंगे। 296 में से यानी कि 292 प्लस 4 पे चुनाव होते हैं और कांग्रेस को बहुमत मिलता है 208 सीटों पे। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है और अन्य को मिलती है 15 सीटें। यहां से एक समस्या पैदा होती है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनको ये रियलाइज हुआ इसके बाद में कि 73 सीटें मुझे मिली है, यानी कि संयुक्त जो भारत है उसके अंदर मुझे सत्ता प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं सत्ता नहीं ले पाऊंगा। इसलिए उन्होंने फिर अलग पाकिस्तान की मांग को और तेज कर दिया। उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान को मांग को फिर से उठाया। तब तक वो मान गए थे एक बार के लिए कि ठीक है हम शामिल रहेंगे। और 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, और इसमें देश भर में व्यापक दंगे हुए। ये हमारा संविधान सभा के ऊपर पहला पार्ट था। हम नेक्स्ट पार्ट कल लेके आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अब तक इसमें काफी सारी स्लाइड्स बाकी हैं। हम कल इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल इसके ऊपर हम 25 एमसीक्यूज भी करेंगे। वो जरूर अटेंड करना आप और कोशिश करना कितने आप सही कर पाते हो। पूरा टॉपिक देखने के बाद सारे एमसीक्यूज आप कर पाओगे। एक बार पूरी वीडियो ढंग से देखना। अभी इसमें इनकी कुछ समितियां हैं, उनके बारे में, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसको डिटेल से समझना पड़ेगा। इसके बाद में कुछ बहस हुई उनके बारे में और उनकी कुछ आलोचनाएं हैं, उनका क्या प्रत्युत्तर है, इन सब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अभी बाकी है। आज का पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं।